अस्सलामुअलैकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, आज एक अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई। पीटीआई के वकील हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समाअत ही नहीं है क्योंकि वो मुतासरा फरीक नहीं है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून और आइन के तहत कायम इदारे एक जैसे नहीं हो सकते। आइन के तहत बना इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक ही इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आइनी इदारों को अपीलों से रोका गया हो। वकील हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इन्हसार आइन नहीं इलेक्शन एक्ट पर है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बात मान ली तो ये आइनी इदारे को खत्म करने वाली बात हो गई। किसी आइनी इदारे का काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील को केस से हकाइक से आगाह करने दें, जबकि पार्टी इलेक्शन कमीशन की तकर्री की दस्तावेज कहाँ हैं। वकील हामिद खान ने कहा अदालत बाज़ाबिता नोटिस जारी करती है तो आज ही डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हाई कोर्ट गई थी, उन्हें तो अपील दायर होने पर हैरान नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत मिली हैं। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज की समाअत में क्या दलाइल पेश किए गए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अदील से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज की समाअत में क्या क्या हुआ। अदील, बताइएगा समाअत का अहवाल, क्या क्या दलाइल पेश किए गए? जी बिल्कुल, आज सुबह ही एक मुकदमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अपील दायर की थी गुज़िश्ता शाम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उसको आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और आज पूरा दिन ही इस मुकदमे की समाअत चलती रही है। गो कि एक वक्फा हुआ और उस वक्फे के दौरान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक मुख्तसर सा इजलास हुआ और जुमे की नमाज के बाद दोबारा रिज्यूम हुई समाअत। आज जो मखदूम अली खान साहब हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए और उनके आर्गूमेंट्स कंक्लूड भी हो गए हैं, जिनका कहना यह है कि इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो करवाए थे वो उनके ही अपने आइन से मुताबिकत नहीं रखते, आइन के खिलाफ थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है। लिहाजा उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी उस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार ये याद दहानी करवाई कि आप इंतखाबात करवाएं, अदरवाइज़ आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो आपको नहीं मिलेगा, वापस ले लिया जाएगा। बावजूद इसके उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। इंतखाबात जब करवाए तो वो भी अपने ही आइन के मुखालिफ करवाए, उसके तहत नहीं करवाए। और उसके बाद जब हमने ये फाइंडिंग दी तो फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर इंतखाबात करवाए और बिला मुकाबला ही तमाम उम्मीदवारान को उन्होंने मुंतखब कर लिया। किसी का मुकाबला वहाँ पर नहीं हुआ, ना सेंट्रल में और ना ही सूबाई इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद इस मामले पर भी उन्होंने रोशनी डाली कि इनके इंतखाबात जो हुए हैं वो भी पेशावर में हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बायसे आप कह सकते हैं कि हैरानगी थी एक चीज़, वो ये कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पहले लाहौर हाई कोर्ट गई, वहाँ पर अपनी इस्तदा करते हुए बिल्कुल इस हवाले से सवाल भी किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट में गए, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट चले गए। अदील सरफराज साथ ही मौजूद रहेगा। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? पेशावर हाई कोर्ट से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, आज दलाइल हुए हैं इलेक्शन वकील की जानिब से मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस किस हद तक यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करने में कामयाब रही आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से हामिद खान की आज बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी और चीफ जस्टिस ने काफ़ी आप कह लो कि इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस किए उनको बार बार, और उनको वो पिन करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लाहौर में क्यों नहीं गए, आप पेशावर क्यों गए। तो यहाँ सवाल उठता है कि भाई जहाँ मर्जी आप जाओ, पेशावर से लेके कराची तक हमारे जो भी कोर्ट्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी कि इतना ज़्यादा उनको ग्रिल किया जाए कि जी आप लाहौर में क्यों नहीं कर सकते थे, लाहौर में क्या। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी रीजन से, और दूसरी भी है कि उनके इलेक्शंस वहाँ हुए हैं तो वहाँ उन्होंने कर दिया। सो दैट वाज नो बिग डील एट ऑल, बट एनीवे दैट वाज हिज प्रेरोगेटिव, उन्होंने किया। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सारे मामले को देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये इलेक्शन कमीशन क्यों उसको इस तरह गिराने की कोशिश करते हैं कि एज दो दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। हमने ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पहले देखा है,
ये उनके साथ भी यही होता रहा है। आज ये जो मैं समझता हूँ, ये जो चीफ जस्टिस, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इनको आप क्रेडिट दें, इनको बिल्कुल आपको क्रेडिट देना चाहिए और बड़ा सुर्खियों से क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना बेइज्जत किया है, इतना गंदा किया है कि हिस्ट्री के अंदर इनको एक क्रेडिट मिलेगा कि ही इज द ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने इसको डिग्रेड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आपने ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि डेमोक्रेसी में नहीं होते हैं। आपने ऐसे ऐसे ये वो चीजें आप आगे लेके गए जो जब आप जमहूरियत की बात करते हो तो फिर पूरी जमहूरियत होती है। इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो आप यहाँ लगा देते हैं, वो नहीं लड़ सकता, ये नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। तो फिर आप, अगर आपने इतना ही कानून वो करना है तो पूरे मुल्क को पहले ठीक कर लो ना। ठीक है, पहले पूरे मुल्क को ठीक किया जाए और तमाम जो है अफराद पर कानून की अमलदारी होनी चाहिए। पीजे मीर साहब हमारे साथ रहिएगा। कानूनी राय ले लेते हैं। एडवोकेट एहसन भून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आज आपने प्रोसीडिंग देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है और दूसरी जानिब अगर हम पेशावर हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्या तबसरा करेंगे आज की समाअत के बारे में आप? मैं ये समझता हूँ कि एक तो केस जो है वो पेंडिंग सब जुडिस है और अगर कल के लिए चला गया है तो हमें उस पर कोई इजहार राय नहीं करना चाहिए बहैसियत कानून के तालिब इल्म के। लेकिन एक चीज है इसमें जिसमें जो बड़ी अजीब सी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया है कि बैट का निशान पीटीआई को दे दिया जाए और कल की एक जजमेंट आ गई लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जिसमें उन्होंने आईसीए जो की हुई थी, जो सिंगल बेंच में उन्होंने कहा था कि ये इनका नहीं हक बनता, डिसमिस की थी, उस फैसले को अपहोल्ड कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने वो प्रोसीडिंग नहीं देखी आज, ना ही मैंने टीवी पे देखा है कि क्या हो रहा था। मैं अभी कोर्ट से आया हूँ तो मैं उस तनाज़र में ये बात करूंगा कि मुझे इस कॉन्ट्राडिक्टरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल इस पे फैसला तो दो टोक देना होगा, क्योंकि जब दो कोर्ट्स की कॉन्ट्राडिक्टरी राय आ जाए तो उस पे सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन तो बन जाता है कि उसकी तशरीह करना फिर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो अदरवाइज मुल्क में जो सूरत हाल है वो तो हम सब के सामने है, जो एक इंतशार की सूरत हाल मौजूद है और इस सारी चीज से निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी ही कोई चीज, ऐसा ही फैसला देंगे जिससे जमहूरियत डिरेल ना हो। एहसन भून साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था, पीटीआई उसके बाद जो है वो पेशावर हाई कोर्ट गई, अब ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ने ये दरखास्त दायर की है, यानी कि बतौर पार्टी उसने अब ये दरखास्त दायर कर दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने फैसला सुनाया हो वही पार्टी बनकर दोबारा से अपील में चला जाए? ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, अब इसमें जो आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी सूरत हाल है उसको शायद आप नहीं समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, एक दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम मानते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, तो इससे और सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में अब सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों अदालतों में दो हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन हैं और दोनों डिवीजन बेंच के हैं, एक एक जज का नहीं, बीबी के हैं, इस हवाले से इस चीज को रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। अब वो क्या राय देते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक प्रिरोगेटिव है। ठीक, एहसन भून साहब साथ रहिएगा। पीजे मीर साहब, आज ही 13 जमातों को डीलिस्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये अदालत में भी बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इन जमातों को डीलिस्ट कर दिया गया है।
क्या इससे पहले हमने इस तरह की कार्रवाइयां देखी थी, जमातों को इस तरह से डीलिस्ट किया जाता था, या जो है ये जो मुतासिबाना रवैया है तहरीक इंसाफ के साथ रहा और उसको जो है वो कवर अप करने के लिए भी ये दीगर 13 जमातें भी आ गए, जिनमें से मेरे ख्याल से कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका नाम बहुत मशहूर हो? ये जो जमातें बन जाती हैं ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनती हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, पैसा फंड उनसे ले लेते हैं और आगे आ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्या इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन हुई है कहीं? बिल्कुल नहीं हुई। अगर इनको एक का दुक्का कोई कहीं सीट मिल जाती है, वो सीट बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड होती है। सो बेसिकली बड़ा अच्छा किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यार आपको 10,000 पार्टियां चाहिए, 1300 पार्टियां चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हम 3 पार्टीज के साथ ठीक नहीं है, तो ये जो बीच में और आ जाते हैं, डू यू रियली थिंक दे कैन डू समथिंग फॉर डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक सो। द क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो आप अपने ज़िशान इलेक्ट्रेट को एजुकेट करो। जब आप इनको एजुकेट करोगे, फिर आपको एक एजुकेटेड वोट आगे आएगा। आजकल वोट वो जो शेख रशीद बड़ी बार बार कहते हैं, वो कभी वो क्या, इसको बरादरी को, उस बरादरी को, फलानी बरादरी को, सब मिलकर के वोट देते हैं। दिस इज आवर वोट बैंक। हमारा वोट बैंक रियलिस्टिक वोट बैंक नहीं है। हमारा वोट बैंक है बरादरी सिस्टम का वोट बैंक। कहीं भी आप चले जाओ, और ये अगर इस सिस्टम के साथ आप आगे चलोगे, नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। और जब आप इस तरह अब लेके आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है ABCD, फिर वो एंड में वो मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि जो लोग आपके ये जो टोले लेके आ जाते हैं, जो कि पुराने जमाने में होते थे, जिस तरह आगा खान ने 500 घोड़ा दे दिया था अंग्रेज को, और उसके बाद उसको 1953 में हिज रॉयल हाइनेस भी बना दिया था। तो वो क्यों किया था? क्योंकि आपको एक चाहिए होती है एक जगह जहां से आपको इवेंचुअल पावर मिले। तो यही चीज है यहाँ भी। तो ये जब इवेंचुअल इनको आ जाते हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उनको कहते हैं, हाँ जी हमारा बंदा इधर लगा दो, हमारा बंदा उधर लगा दो। मैंने तो अंदर से देखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से देखा हुआ है, किस तरह कई पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स इनको कॉल करके प्राइम मिनिस्टर्स को और कहते हैं हाँ जी ये लगा दो। वो नहीं जी आपसे नहीं, नहीं जी फिर तो हम आपका अलायंस छोड़ रहे हैं। इस तरह तो हमारी पॉलिटिक्स चलती है। ये भून साहब को पता है हर चीज, ही इज बीन पार्ट ऑफ इट। इनको हर चीज को पता है कि ये लोग किस तरह जी। अच्छा पीजे मीर साहब साथ ही रहिएगा। एहसन भून साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बल्ले के निशान को बहाल किया हुआ है और कल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान भी अलॉट करने हैं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अगर ये समाअत जारी रहती है तो कल क्या इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान बहाल करेगा? क्या पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त इलेक्शन कमीशन में? ठीक है, एहसन भोन साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। पीजे मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कुछ टिकट्स के हवाले से बात करेंगे और जो इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं, पीजे मीर साहब की राय उस हवाले से जानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से सूबाई और कौमी असम्बली के अपने तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। जो तफसीलात सामने आई उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से फहरिस्त में बताया गया है कि पार्टी ने लाहौर के हल्का NA 118 से हमजा शहबाज, 119 से मरियम नवाज, NA 120 से सरदार अयाज सादिक, NA 121 से शेख रोहेल असगर, NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक, 123 से मोहम्मद शहबाज शरीफ, NA 124 से राना मुबशर इकबाल, 125 से मोहम्मद अफजल, NA 126 से सैफुल मलूक खोखर, NA 127 से अताउल्लाह तारड़, NA 129 से मोहम्मद नोमान, NA 130 से मोहम्मद नवाज शरीफ को टिकट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल टिकटें जारी कर दी गई हैं, लेकिन एक तरफ ये तासुर भी मिल रहा है कि नून लीग के जो देरीना कारकुनान थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को टिकटें जारी की गई हैं। इस हवाले से भी इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए हैं। अब देखना यह है कि सूरत हाल आगे क्या होती है, लेकिन नून लीग काफी मुतहरिक है और टिकटें जारी कर दी गई हैं। बिल्कुल, इत्तेहाद के हवाले से जो बातें की जा रही थी उसमें भी अब खासी मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। काफ लीग की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उन्होंने कोई इत्तेहाद नहीं किया मुस्लिम लीग नून से और इस इत्तेहाद की गई है। जबकि अगर MKM के साथ इत्तेहाद की बात करें तो NA 242 जो कि एक अहम नशिस्त थी, शहबाज शरीफ ने यहाँ से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे और उनके मद्दे मुकाबिल MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। तो यहाँ से शहबाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। यहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है, ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि नून लीग काफ़ी मुतहरिक है, सीट एडजस्टमेंट भी की जा रही है, लेकिन कामयाब नून लीग नज़र नहीं आ रही।
काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद नहीं कर सके सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, और जो बहुत अहम सीट थी कराची की, वहां से भी साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ही दस्तबरदार होना पड़ा। क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है PMLN की, यही इसको मरवाएगी। मैंने नवाज शरीफ को कई दफा बताया है कि ही मीन्स वेल, लेकिन इनके जो नीचे लोग हैं ना, जो जिनको मैं चमचे कहता हूँ, ये इन्होंने हमेशा हर दौर में इनको मरवाया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यूनिटी नहीं है। इनके बड़े लॉयलिस्ट थे, चौधरी निसार ले लें, जफर अली शाह ले लें, शायद खाकान अब्बासी ले लें, और कई हैं जो कि डिसिडेंट, और वो छोड़ के पार्टी चले गए हैं। शायद ने तो नहीं छोड़ी अभी, बट ही स्टिल देयर। बट द क्वेश्चन इज, ये क्यों है? क्योंकि PMLN ने अगर चार दफा अगर हुकूमत की है, सिंध इसमें पंजाब में भी की है, तो ये फ्रैक्चर्स क्यों आए? और फ्रैक्चर्स अभी ज़िशान ने जो बात की है, ये इसलिए आए हैं कि आपने तो प्रोमिनेंट लोगों के नाम ले लिए हैं, लेकिन आपके जो डाई हार्ड, जो लाठियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, मारे खाते हैं, उनको तो आपने पूछा नहीं है। बिल्कुल देखो ना, आपने ये जितने भी आप हैं, ये तो बिल्कुल उनके साथ होते हैं, इनको ये तो इतने टच नहीं हुए हुए। लेकिन जितने लाहौर के अंदर PMLN के सपोर्टर्स हैं, उनको मुश्किलों का सामना पड़ा है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ एग्जाइल। आप उनको तो देखो यार, आप उनको तो देखो कि उनकी सर्विसेज क्या हैं। और ये चीज जब आप नहीं देखते हो, और यही चीज अगर आपने नहीं देखी, तो यही चीज पीपल्स पार्टी के साथ हो चुकी है, जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, कराची से लेके लंडीकोतल तक, आज वो रीजनलाइज्ड हो गई है, मार्जिनलाइज्ड हो गई है। उसको मुसीबत पड़ गई है कि पंजाब के अंदर अपने रूट्स दोबारा कैसे बहाल करें। इनका जो आपने सवाल किया, इनके जो पीछे हटे हैं, ये पीछे हटे हैं, ऑल ऑफ अ सडन इसको कैप्टिवेट किसने किया? पीपल्स पार्टी फेलियर्स एंड PMLN के फेलियर्स को कैप्चर कर गया PTI कर गया। और PTI जब कर गया, उसके बाद आपने देखा कि PTI पे ऑनस्लॉट आ गई सारी। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें सारी गेज करनी है कि हम अपने सियासी निजाम को कर क्या रहे हैं। हम सब मांगते हैं जमहूरियत, लेकिन हम सब जमहूरियत की टांग को तोड़ रहे हैं। कभी नवाज शरीफ की टांग को आपने तोड़ी है, कभी पीपल्स पार्टी की तोड़ी है, आज PTI की आप तोड़ रहे हैं। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री को अगर आप नहीं आज समझेंगे, तो वो कहावत यही है जन्नत के, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं रखा, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को आगे रखा। चले मीर साहब साथ रहिएगा। हम शुएब बरनी, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। कि जो ग्राउंड पर सूरत हाल है वो जान लेते हैं। शुएब बरनी, NA 242 का मामला तो अब सामने आ गया। शहबाज शरीफ ने नॉमिनेशन पेपर्स अपने वापस ले लिए हैं। क्या वजह बनी MQM के साथ जो है, क्या बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई? क्योंकि चंद रोज पहले तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि बातचीत जो है वो हतमी मराहिल में है और सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब खुद भी कराची तशरीफ़ लाए थे, वो MQM के मरकज़ भादराबाद भी गए, उनकी MQM के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, उसके बाद उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से। लेकिन वो NA 242 की नशिस्त पे जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, वो लड़ने के लिए बाज़िद थे कि वो लड़ेंगे और वो दस्तबरदार नहीं होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से भी फिर यही बयान सामने आया मीडिया में कि हमारा कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है और NA 242 पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल ही MQM के कैंडिडेट होंगे। तो अब वही सिचुएशन आज वाज़े हो गई है कि उन्होंने दस्तबरदार वहाँ जी इस सीट पे लड़ रही है। वाज़े रहे कि MQM ने कराची। ठीक है शुएब बरनी, आप साथ ही रहिएगा। मीर साहब, नून लीग की जानिब से जो टिकट्स जारी किए गए, अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि जो दरीना लोग हैं, दरीना साथी हैं, पुराने साथी हैं नून लीग के, उन्हें वहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। जिस तरह से दानियाल अजीज़ हैं, वो भी अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल बहुत पुराने साथी रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। तलाल चौधरी जो कि फैसलाबाद से हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। तो ये पार्टी के अंदर क्या डैमेजिंग नहीं बनेगा ये मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, जब आप दानियाल की बात करते हैं, वहां मैं एक जो कि मैं नवाज शरीफ को जिस तरह जानता हूं, वो चीज सामने आ गई है। लेकिन इशरत को आप ले लें और उनके खाविंद को ले लें, जाफर को ले लें, जाफर इकबाल, ये बहुत लॉयल रहे हैं, ये बहुत लॉयल रहे हैं। इनको तो मैंने देखा है लंदन के अंदर किस तरह ये आते होते थे और किस तरह ये सपोर्ट करते थे PMLN को। तो अगर इनको टिकट नहीं दिए तो मुझे ये अफसोस है, बट देन अगेन दैट इज द पार्टीज हेडेक, नॉट माइन।
द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आप जब तक अपने पुराने लॉयलिस्ट को आप डिजर्ट कर जाओगे तो आपका हाल इवेंचुअली खराब ही होगा, जो कि आपने पिछले इलेक्शंस में देख लिया था। अब क्वेश्चन उठता है, यही चीज आप इसको पीपल्स पार्टी को ले जाओ। बेनजीर जब आई थी, उन्होंने पुराने जितने भी स्टॉलवर्ड्स थे, हफीज पीरजादा हो गए, गुलाम मुस्तफा जतोई हो गए, गुलाम मुस्तफा खार हो गए, और कई और सुमर साहब हो गए, कई हो गए, आपने जब उनको साइड पे कर दिया, मुमताज भुट्टो इंक्लूडेड, तो आप फिर क्या हुआ पार्टी का? पार्टी वो पार्टी रही नहीं, और वो पार्टी जब नहीं रही तो अपनी पॉपुलैरिटी वो लूज कर गई इवेंचुअली। आज भी आप पंजाब में चले जाएं, इन पुराने लोगों के नाम है, वेदर इट इज PMLN, वेदर इट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI तो एक नया, एक आप कह लो कि एक नया एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई है, तो इसको तो टाइम लगेगा अभी इस्टेब्लिश करने के अंदर। बट हैविंग सेड सो, ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप कभी भी अपने पुराने लॉयलिस्ट वर्कर्स को इस तरह नहीं अबेंस पे तो छोड़ मीर देते। साहब, ऐसा जब होता आप क्यों छोड़ते हैं, है? जमातें अपने जो देरीना कारकुनान हैं उन्हें नजरअंदाज क्यों करती हैं? क्या वो इलेक्टेबल्स को तरजीह देती हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसलिए करती हैं कि अगर कोई पुराना बोलना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। दानियाल अजीज की आपने बात की है, दानियाल ने पार्टी छोड़ दी थी, बाद दानियाल जनरल मुशर्रफ के साथ चले गए, उसके बाद काफ में चले गए, उसके बाद अब आप देख लो। तो अब जब आप वापस आते हो, आई नो, मैंने ये पहला सवाल किया था, जन्नत और जिशान, पहला सवाल किया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, मैंने कहा जी जो आपको छोड़ के चले गए आप उनको रखेंगे? तो बड़ा सिंपल जवाब आया था, ना, जो मजबूरी से गया वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों बैठे हुए थे। सो द क्वेश्चन इज, वही चीज हुई। आप जो इनको जो झटका मार के चले जाते हैं, ये लोग भूलते नहीं है, क्योंकि ये ढूंढते हैं मुश्किल के साथी। लेकिन अब आपने जो सवाल किया, मुश्किल वक्त कई साथी थे, उनको भी वो साइडलाइन हो गए हैं। सो ये क्या है? फिर दिन बेनजीर कह रहा हूँ, जो मरियम है, मरियम नवाज, उनका भी एक नारा निकला है, ये बिलावल का भी एक नारा निकला है कि नया ब्लड लेके आओ, विच इज अ गुड थिंग। आप नए बिल्कुल। ब्लड को अगर हम पीजेबीर साहब तलाल चौधरी की बात करें तो उन्होंने तो नाअहली सही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट जारी नहीं किया गया। पीजेबीर साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ कराची शुएब बर्नी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत आज के प्रोग्राम से खुदा हाफिज।